हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेज 9 एंड 10 में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो हिस्ट्री का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और ये उसका दूसरा क्लास है, ठीक है। लघु उत्तरीय का पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, और ये हमारा दूसरा क्लास है। इसमें भी उसी का दूसरा पार्ट, यानी कि बाकी जो क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है, उसको हम लेकर के आए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें भी उसी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पर बात करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर कोई बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ताकि बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते इस क्लास के बारे में वो भी जुड़ सके। तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके लघु उत्तरीय प्रश्न पर बात करेंगे, और ये हमारा क्या होगा, दूसरा क्लास होगा, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है, और इसको हम लोग समझेंगे कि क्या है, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से अगर दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये एग्जाम में क्या है, बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1848 की ईस्वी की जो क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण था उसका उल्लेख करें, ठीक है। यानी 1848 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था उसका मेन रीजन क्या था, यानी कि वो क्रांति क्यों हुआ था, ठीक है, उसका रीजन बताना है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1848 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उसका मेन रीजन क्या था। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। क्या हुआ था कि उस समय 1848 ईस्वी में फ्रांस में जो था वो किसका शासन चल रहा था उस समय, तो लुई फिलिप का शासन था, ठीक है। फ्रांस में 1848 ईस्वी के समय फ्रांस में किसका शासन था, तो लुई फिलिप का शासन था। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो, लुई फिलिप का एक प्रधानमंत्री बनाया था। लुई फिलिप जो शासक था उसने फ्रांस में 1848 ईस्वी में गीजो को क्या कर दिया, एक प्रधानमंत्री बना दिया। कहाँ का, फ्रांस का। कब, 1848 ईस्वी में, ठीक है। अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि गीजो को प्रधानमंत्री कब बनाया गया या किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, कहाँ बनाया गया, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए 1848 ईस्वी में लुई फिलिप प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया, जो क्या था, एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति एवं सुधारों का क्या था, विरोधी था। यानी कि जो अच्छे काम कर रहे थे उनको रोकने का प्रयास करता था, यानी एक तरह से अच्छा शासक नहीं था। और उसको गीजो को क्या किया, लुई फिलिप ने फ्रांस का प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है कि सुधारवादी दल के नेता, एक सुधारवादी दल के नेता थे, है ना, जो अच्छे काम करते थे उस देश के लिए। उनका नाम था एमर्स। क्या नाम था, एमर्स। एमर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में, पेरिस जो कि फ्रांस में ही है, पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया। क्या किया, सुधार भोज का आयोजन किया। किसने, सुधारवादी दल के नेता एमर्स ने। राजा ने इस पर रोक लगा दी। तो राजा क्या किया कि ये क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है, और उसका तो ये एक तरह से कट्टर प्रतिक्रियावादी था, तो अच्छा अपने देश में अच्छा काम होने नहीं देता था, यानी कि तरह से स्वार्थी व्यक्ति था। तो इस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। किसके द्वारा चलाया गया था ये भोज, एमर्स के द्वारा भोज का आयोजन किया गया था। तो राजा ने क्या किया, इस पर रोक लगा दिया। पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए। तो पेरिस में क्या हुआ, इसके विरोध बहुत सारा प्रदर्शन हुआ, जनता बिल्कुल, है ना, जागरूक हो गई और उसके प्रति क्या किया, आंदोलन कर दिया, जिसके कारण बहुत जुलूस निकला, बहुत सारे नारेबाजी हुए, बहुत सारा आंदोलन हुआ, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद देखिए उसके बाद क्या किया, देखिए बहुत सारा आंदोलन हुआ। जब जब राजा ने, लुई फिलिप ने एमर्स पर जो भोज आयोजन चलाया गया था उस पर रोक लगा दिया, तो क्या किया कि उसने पुलिस को यह अनुमति दे दिया, परमिशन दे दिया कि सबको क्या करो, भून दो, है ना, मतलब गोली चला दो सभी। तो उसने क्या किया, सभी पर गोली चला दी। जितने भी वहाँ की जनता जो
है ना, इस आंदोलन में भाग लिए थे सभी पर क्या कर दिया, गोली चला दिया। किसने, वहाँ के जो भी पुलिस थे, उनको ऑर्डर किसने दिया, लुई फिलिप ने। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत एक बड़ा आंदोलन हुआ और अंततः क्या हुआ, उस शासक की हार हुई, यानी कि लुई फिलिप की हार हुई। और लुई फिलिप को जो है गद्दी छोड़कर कहाँ भागना पड़ा, इंग्लैंड भागना पड़ा। तो ये इस क्वेश्चन का बहुत ही सटीक आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश किया गया है। तो एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति एवं सुधारों का समर्थक एवं विरोधी था। ठीक है, सुधारों का क्या था, विरोधी था, यानी जो अच्छे काम करते थे उसको, उस पर रोक लगाता था। ठीक है, उसने क्या किया कि एक सुधारवादी दल के नेता थे जिसका नाम था एमर्स। ठीक है, एक सुधारवादी दल के नेता थे जिनका नाम क्या था, एमर्स। ठीक है, इसने एक आंदोलन चलाया, एक भोज का आयोजन किया। ठीक है, तो राजा ने इस पर रोक लगा दिया। परिणाम स्वरूप वहां की जनता जागरूक होकर के क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। और अंततः पुलिस ने क्या किया, उस जो जनता आंदोलन कर रही थी उस पर गोली चला दी। और तो जितने भी जनता थे और ज़्यादा बौखला गई, और उस कारण से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 1848 ईस्वी में। और लुई फिलिप को परिणाम स्वरूप गद्दी छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें एक और क्वेश्चन है, थोड़ा अगला पेज में चला गया, तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है दूसरा, कि 1830 और 1848 ईस्वी की क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी। यानी कि 1830 में एक क्रांति हुआ था जो कि कल पढ़ाए थे आप लोग को, और आज पढ़ाया 1848 को क्रांति हुआ था। इन दोनों में क्या ऐसा था जो कॉमन था, है ना, मतलब मेन विशेषताएं इन दोनों का क्या था, क्या रीजन था जो ये दोनों आंदोलन क्या हुआ, बहुत भयावह रूप लेना पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि 1830 और 1848 की फ्रांसीसी क्रांतियों की सामान्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, चलिए अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, तो सामान्य विशेषता क्या था, तो इसके बहुत सारे निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके क्या है, बहुत सारे निम्नलिखित विशेषताएं हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सा ऐसा विशेषता है जो 1830, ठीक है, 1830 और 1848 की क्रांति की क्या थी, सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले क्या करिएगा, लिखिएगा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करिएगा, कैसे लिखना है, लिखिए कि 1830 और 1848 ईस्वी की सामान्य विशेषताएं निम्न हैं या अनेक सामान्य विशेषताएं हैं। इस तरह से आप लैंग्वेज एक ढाल सकते हैं अपने तरीके से। उसके बाद क्या करना है, पहला नंबर देना है, प्रमुख इसका 5 विशेषता है। सबसे पहला क्या था कि सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की सम्मानित चाहते थे। जितने भी क्रांतिकारी थे उनका क्या था, एक तरह से राजा का विरोधी था, है ना, राजा का क्या चाहते थे, मतलब उसका एक तरह से चाहते थे कि वहाँ का वो राजा ना हो, सम्मानित की जगह असम्मानित हो जाएगा यहाँ पर, है ना, मतलब उसका सम्मान ना हो, है ना, किसी तरह का कोई उसका इज्जत ना हो। ठीक है, यानी उसको राजा के रूप में देखना नहीं चाहते थे वहाँ के क्रांतिकारी, इस कारण से वो आंदोलन कर दिए। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है कि वे जो था उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, वहाँ की जनता नहीं। मतलब राजा जो था, राजा का वहाँ जो शासक था, ठीक है, उनका रीजन क्या था, वो चाहते थे किसी तरह का जनता को कोई सुविधा ना हो, सिर्फ अपने स्वार्थी थे। ठीक है, मतलब अपना फायदा सिर्फ चाहते थे। ठीक है, इस कारण से भी वहाँ की जनता बिल्कुल क्या थी, निराश थी, और अंततः आंदोलन करना पड़ा। तीसरा रीजन क्या था ये आंदोलन करने का, तीसरा रीजन था कि वे क्या कर रहे थे, साला की मांग कर रहे थे, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, वे क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे ताकि उनको एक स्वतंत्र लाइफ मिल सके। ठीक है, चलिए इसके अगले पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है इसका कि इटली और जर्मनी की क्रांतिकारी एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है, यानी इटली और जर्मनी की क्रांतिकारी राष्ट्र का, यानी कि यहाँ क्या करना चाहते थे, एक क्रांतिकारी, ठीक है, एक तरह से उस देश को बर्बाद करना चाहते थे वो शासक, जो भी शासक थे 1848 में लुई फिलिप, 1830 में चार्ल्सटन जो शासक था, ये उस देश को बर्बाद कर देना चाहते थे, जो कि वहाँ की जनता के लिए क्या था,
ठीक है, वहाँ की जनता के लिए बिल्कुल सुविधाजनक नहीं था। इस कारण से भी वहाँ की जनता को क्या करना पड़ा, एक आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए पांचवा रीजन क्या था जनता के आंदोलन का। पांचवा रीजन ये था, पांचवा रीजन क्या था कि अन्य स्थानों में निरंकुशवाद, मुक्ति और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का मुख्य मुद्दा। ठीक है, मतलब अन्य स्थानों में निरंकुश, देखिए ऐसे एक जगह नहीं था, उस शासक के द्वारा बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर क्या था, अपना अधिकार किए हुए था और जनता को किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता था। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं कि वहाँ की जो शासक थे वो बिल्कुल कट्टर प्रतिक्रियावादी थे और वहाँ की जनता को किसी तरह को कोई सुविधा नहीं देना चाहते थे और खुद का क्या था, एक स्वार्थी था। इस कारण से अपने लैंग्वेज में भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझ में आ गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अगर आज की अच्छी लग रही है आपको, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह का क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। बिल्कुल इस पर स्टार लगा दीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में टपकने वाला प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यानी कि अभी तो आप लोग नए नए हैं, ठीक है, क्वेश्चन का वैल्यू नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, या फिर जो भी एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछिए, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया एक देश है और इटली और जर्मनी क्या था, अलग अलग टुकड़ों में विभक्त था, उसका एकीकरण करना चाहते थे। इसमें ऑस्ट्रिया कितना हद तक उसका उन दोनों देश का साथ दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो चलिए इसको समझते हैं। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का एक शक्तिशाली क्षेत्र था। ऑस्ट्रिया जो यूरोप महादेश है, ठीक है, उसका एक शक्तिशाली क्षेत्र था। ठीक है, उसका क्या था, यूरोप का एक शक्तिशाली क्षेत्र था जिसका प्रभाव इटली एवं जर्मनी के अधिकांश प्रांतों पर था। जिसका प्रभाव, इतना शक्तिशाली देश था कि इसका प्रभाव यानी अपनी शक्ति का जो प्रभाव था इन दो देशों पर भी दिखाने लगा, ऑस्ट्रिया का जो शासक था वो। ठीक है, अधिकांश प्रांतों पर था, इसलिए इटली एवं जर्मनी का एकीकरण जो था, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के सार्थक पर हुआ। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया जो था यूरोप का एक शक्तिशाली क्षेत्र था और इसका प्रभाव इटली और जर्मनी के क्षेत्र पर भी काफ़ी हद तक पड़ा। बहुत सारे प्रांत पर यह कब्जा कर चुका था और वहाँ शासन करता था। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के सार्थक पर हुआ, क्योंकि इसका अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण करना है, अगर किसी राज्य को, जैसे किसी भी क्षेत्र को अगर अपने वश में करना, तो सबसे पहले वहाँ का जो सबसे मेन है, मतलब मेन जो शासक है, उसको अपनी तरफ करना होगा। यानी कि इटली जर्मनी को एकीकरण अगर करना है, एक साथ मिलाना है, तो वहाँ का एक ही क्षेत्र था जो था ऑस्ट्रिया, वहाँ के शासक को क्या कर लिया, मिला लिया। ठीक है, तो इटली क्या है, इसके लिए सार्थक बन गया, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। यानी कि इटली और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया का क्या करना था, क्योंकि उस पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप मतलब अधिकार होता है। ठीक है, यानी इटली एवं जर्मनी पर किसका अधिकार था, तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी एवं इटली से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। मतलब अगर इन दोनों देश का एकीकरण करना है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा कि हमको ऑस्ट्रिया को क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, तभी इन दोनों का क्या हो सकता है, एकीकरण हो सकता है। नहीं तो क्या करेगा, ऑस्ट्रिया बीच बीच में क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, बीच में रुकावट डालेगा। अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे, ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना था। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा सोचा और क्या किया, उनको एक सेकेंड, ऑस्ट्रिया को, इटली एवं जर्मनी को, ठीक है, बाहर निकाल के ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए क्या किया, विदेशी, ठीक है, ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। तो इस तरह से इटली और जर्मनी का एकीकरण
में ऑस्ट्रिया का क्या था, भूमिका था, यानी कि ऑस्ट्रिया कहाँ तक रुकावट डाल रहा था, ये क्वेश्चन में हमको दिखाना है। तो सिंपल लिखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली क्षेत्र था जिसका प्रभाव इटली और जर्मनी पर था। यानी अर्थात अगर क्या करना है, इटली और जर्मनी के एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया को क्या करना है, बाहर निकालना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, विदेशी सहायता ली और इस तरह से इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप बाद में इसका रिवाइज भी कर सके। ठीक है, चलिए अब इसको समझाते हैं। कि इटली के एकीकरण में, ठीक है, काउंट काबूर, ठीक है, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, काउंट काबूर, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की क्या भूमिका थी। यानी इटली जो था छोटा छोटा खंडों में विभक्त था। इटली एक क्या है, देश है। पहले क्या था कि छोटा छोटे टुकड़ों में विभक्त था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। अगर इटली का एकीकरण करना है तो यानी कि इटली का एकीकरण करने के लिए कितने ऐसे शासक थे, कितने ऐसे, ठीक है, व्यक्ति थे जिन्होंने उनका योगदान दिया। तो उसमें से एक व्यक्ति काउंट काबूर भी थे। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इटली के एकीकरण के लिए काउंट काबूर की क्या भूमिका थी। काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए कितना तक साथ दिया। ठीक है, ये दिखाना है हमको इसमें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको कि काउंट काबूर सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था, यानी एक तरह से अच्छा व्यक्ति था। ठीक है, काउंट काबूर क्या था, एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं यानी कि दिमाग का आदमी था, है ना, बिल्कुल बुद्धिमान व्यक्ति था। और एक क्या था, राष्ट्रवादी, यानी अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर जाने वाला व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है, यानी उनका ऐसा व्यक्ति था। 1848 ईस्वी के बाद काउंट काबूर का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1848 ईस्वी के बाद काउंट काबूर का इटली के एकीकरण में, यानी कि ऑस्ट्रिया का जब हस्तक्षेप हो गया उसके बाद, ठीक है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिन्होंने मेजनी की अनुपस्थिति में राष्ट्रवाद की भावना को इटली में बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए अकेले संभव नहीं है, तो उसने सोचा कि अगर हम यहाँ की जनता को अपनी तरफ मिला लें तो इस देश का क्या हो सकता है, एकीकरण बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी उन दोनों का सपोर्ट मिलेगा। जनता का अगर सपोर्ट मिल जाए तो क्या कर सकता है, आंदोलन करके इस देश को क्या किया जाता है, एकीकृत किया जा सकता है। ऐसा किसने सोचा, ऐसा सोचा इसने, काउंट काबूर ने। तो मेजनी की अनुपस्थिति में राष्ट्रवाद की भावना को इटली में बढ़ाया और वहाँ की जनता को जागरूक किया कि इस देश को क्या करना है, जो छोटे छोटे खंडों में विभक्त है उसको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, और काउंट काबूर नेपोलियन तृतीय की मदद से संपूर्ण इटली को क्या कर दिया, एकीकृत कर दिया। ठीक है, काउंट काबूर को संपूर्ण क्या किया, संपूर्ण इटली का एकीकरण कर दिया। तो 1800 अंततः क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण संभव हो पाया, जिसमें काउंट काबूर का काम क्या था, जनता को उनकी असली हक समझाना और उसको देश के प्रति जागरूक करके एक आंदोलन पैदा करना, जिसके कारण काउंट काबूर की हेल्प से क्या हुआ कि इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत सटीक तरीका से तैयार किया गया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी, इटली और जर्मनी दोनों छोटे छोटे खंड में विभक्त था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। तो इनकी प्रमुख बाधाएं क्या थी, इनको एकीकरण करने में कौन कौन सा ऐसा रुकावट, जो कौन कौन सा ऐसा था जो उसके विरुद्ध था। ठीक है, जो रुकावट डाल रहा था। ठीक है, जर्मनी के निम्न बाधाएं थी। सबसे पहले एग्जाम में ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। ठीक है, कुछ लिखने से पहले ये निम्न या जर्मनी की अनेक बाधाएं थी। सबसे पहला क्या था कि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। 300 छोटे छोटे राज्यों में
विभक्त था। सबसे पहला रीजन ये था। जर्मनी को एकीकरण इसलिए करना चाहते थे जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों ने योगदान दिया। सबसे पहला क्या था कि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, ठीक है, क्योंकि आज उन लोगों के योगदान के कारण ही आज जर्मनी एक पूरा राष्ट्र बन चुका है, एक देश का रूप लिया है, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या थे, विभक्त थे। चलिए दूसरा क्या था इसका रीजन कि जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक असमानताएं थी। यानी कि वहाँ की जनता जो थी बिल्कुल धर्म के प्रति लड़ाई करते थे, ठीक है, राष्ट्र के प्रति लड़ाई करते थे, यानी वहाँ की जनता में भी एकता नहीं थी, ठीक है। ये भी एक तरह का एक प्रमुख रीजन था, ठीक है। तीसरा रीजन क्या था कि जर्मनी में प्रशा का शासक था। जर्मनी में प्रशा का शासक था जो कि एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है। यानी कि अभी बताएं कि अगर किसी राष्ट्र को एकीकृत करना है तो सबसे पहले वहाँ के शासक को क्या करना होगा, है ना, वहाँ के शासक को हराना होगा, तभी वहाँ का देश जो है एकीकृत हो सकता है। तो जर्मनी में क्या था, प्रशा का शासक था। चौथा रीजन क्या था कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यानी कि जनता में अपने देश के प्रति कुछ करने के लिए मतलब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना, कि देश क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है या बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले जनता में क्या था, राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, जो किसने विकसित किया, काउंट काबूर ने विकसित किया। लोगों में जागरूकता फैलाई और अपने देश के लिए कुछ करने की क्या की, जुनून पैदा की, जिसके कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ये चौथा रीजन था। और पांचवा रीजन क्या था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। पांचवा रीजन क्या था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया, ये सब छोटा छोटा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, मतलब ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था उस समय, ठीक है, यानी वो बार बार क्या कर रहा था, बीच में रुकावट डाल रहा था, ठीक है। तो ये टोटल 5 ऐसे रीजन थे। ये टोटल कितने रीजन थे, 5 ऐसे रीजन थे जो जर्मनी के एकीकरण की क्या थी, प्रमुख बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की क्या थी, प्रमुख बाधाएं थी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये 5 ऐसे रीजन थे, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बाद में भी इसका क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। चलिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेमस है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। नाविक था, ऑप्शन ए नाविक, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी शासक। इस तरह से ऑप्शन क्वेश्चन आता है कि गैरीवाल्डी जो था पेशे से क्या था, तो पेशे से एक नाविक था। अब इसके कौन कौन सा कार्य किया वो करना है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है कि इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी की क्या भूमिका थी, उसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा। या फिर गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, उसका भी आंसर यही होगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन का अगर गैरीवाल्डी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग में तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, अगर गैरीवाल्डी के काम की बात आ जाए या एकीकरण में गैरीवाल्डी की क्या भूमिका थी उसका बात आ जाए तो आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि गैरीवाल्डी का जो कार्य था वो कौन कौन सा कार्य किया था। सबसे पहले गैरीवाल्डी कौन था, है ना, कहाँ से आया था, सब कुछ समझते हैं। तो गैरीवाल्डी का जन्म जो है 1807 ईस्वी में, कब हुआ था, 1807 ईस्वी में मिस्र नामक शहर में हुआ था, ठीक है। कहाँ से, मिस्र से आया था, ठीक है, यानी कि मिस्र में 1807 में इसका जन्म हुआ था। वह पेशे से, है ना, वह पेशे से यानी कौन सा काम करता था, वह पेशे से क्या था, एक नाविक था, है ना, यानी कि नाव खेना, नाव चलाना उसका काम था, ठीक है। जो मेजनी के विचारों का समर्थक, यानी कि मेजनी जो कहता उसके बात को समझता, सुनता और मानता भी था, पालन करने वाला, तथा कुशल राष्ट्रवादी था। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गैरीवाल्डी दक्षिणी इटली के क्षेत्रों को एकत्रित कर गणतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। ये था गैरीवाल्डी का कार्य। आगे पढ़ते हैं इसका अगला, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इसके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, शायद 5 नंबर का ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे समझते हैं। वह क्या था,
मेजनी के विचारों का समर्थक था। ठीक है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैरीवाल्डी दक्षिणी इटली के क्षेत्रों को एकत्रित कर गणतंत्र स्थापित करने का क्या किया, प्रयास किया। उसने इटली के दो प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया, यानी कि इटली के दो दक्षिण का दो प्रांत था उस पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, यानी अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। किसने, गैरीवाल्डी ने। और 1862 ईस्वी में गैरीवाल्डी ने रोम पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। अब अगला उसका कहाँ टारगेट था, रोम पर आक्रमण करने का। उसने क्या किया, इटली के दक्षिण क्षेत्र के दो क्षेत्र पर अधिकार करके कहाँ योजना, अगला जो टारगेट था उसका आक्रमण करने का वो था कहाँ, रोम पर। रोम पर जैसे ही योजना बनाया तो इस योजना के तहत काउंट काबूर की मुलाकात गैरीवाल्डी की हुई। यानी कि जैसे ही रोम पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था गैरीवाल्डी, तो उसका जो भेंट हुआ वो किससे हुआ, काउंट काबूर से हुआ। अब देखिए क्या होता है, काउंट काबूर से मुलाकात हुई, उसके बाद ठीक है, तो गैरीवाल्डी से हुई, गैरीवाल्डी का काउंट काबूर से मुलाकात हुआ। तो गैरीवाल्डी काउंट काबूर की विचारों से प्रभावित होकर अपने जीते हुए प्रदेश विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ठीक है, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और खुद एक नाविक का काम छोड़ करके कृषक जीवन जीने लगा। ठीक है, तो ये था गैरीवाल्डी, एक बहुत अच्छे थे व्यक्ति थे। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में आप लोग रिवाइज कर सकें। ये क्वेश्चन कॉपी में जरूर एक नोट्स बनाइएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल देखने में लंबा लग रहा होगा लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से मेरी बात को सुन रहे होंगे, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो बच्चे अगर अंत तक हमारी क्लास को ज्वाइन किए हुए रहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अंत तक किसी भी क्लास को अंत तक रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुरुआत में आप लोग को थोड़ा सा अल्टर लग रहा होगा लेकिन अंत तक अगर रहे होंगे तो इसका जो लेक्चर है आज का समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो हमारा जो है 9 और 10 का, हमारा क्या है कि 9 और 10 का, ठीक है, 9 और 10 दोनों का क्लास स्टार्ट हो चुका है हमारे लर्निंग ऐप पर। इसका 9 एंड 10 का, ठीक है, नीचे व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा। ठीक है, आप उस नंबर पर मैसेज करिए और हमारे जो एप्लीकेशन है ड्रीम क्लास को डाउनलोड करके हमारे उसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग क्लास कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जा कर के ड्रीम क्लासेज, ठीक है, इस तरह से सर्च करिए तो हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। एक ब्राउन कलर का लोगो होगा, उसको आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, उस पर आप 10th क्लास की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी फीस मात्र 999 है। चलिए, तो आज का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, तो अगला कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आए, क्योंकि इसका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट का पहले शॉर्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर एक बार लॉन्ग पर बात करेंगे। तो हिस्ट्री का पहला लेसन का जो है 2 पार्ट में ख़त्म हो गया है और अगला किस सब्जेक्ट का लाएं, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का या पॉलिटी का, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, टेक केयर।